हेलो स्टूडेंट्स, तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का आज है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3। देखो, पहली यूनिट कंप्लीट तरीके से पूरी हो गई है। ठीक, दूसरी यूनिट में आपका क्या है, सिर्फ प्रैक्टिकल का पोर्शन है, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक, इसमें टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस, ग्रेविमेट्रिक, तो ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक, उसके पहले अब हम तीसरी यूनिट पे आते हैं। देखो, तीसरी यूनिट के साथ साथ में हम धीरे धीरे शुरू करेंगे ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक भी शुरू करना है, उसके लिए देखो आईयूपीएससी के चैप्टर मैंने डाल दिए हैं। तो पहला काम फर्स्ट ईयर के जितने स्टूडेंट हो, हेट्रोसाइक्लिक के यहाँ पे आईयूपीएससी सारे अच्छे से पढ़ लो, ताकि जब मैं टॉपिक पे आऊं तो थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक, हेमेटेनिक्स पढ़ाएंगे, हेमेटेनिक्स के बाद ऑर्गेनिक, एक चैप्टर ऑर्गेनिक का रहेगा, फिर एक चैप्टर की बात करेंगे तो जीआईटी एजेंट। इस तरह करके मिक्स करके पढ़ते रहेंगे, ताकि हेट्रोसाइक्लिक जो काफी टफ पोर्शन है वो भी धीरे धीरे चल सके। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किसके, टॉपिक है हमारा हेमेटेनिक्स। तो देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, बी फॉर्म में भी है, फार्माकोलॉजी में भी आप पढ़ोगे और केमिस्ट्री में पढ़ोगे। केमिस्ट्री का जितना पोर्शन है वो मैं आपको कवर करा दे रहा हूं। तो पहली चीज भाई, हेमेटेनिक्स होता क्या है, क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है और कब जरूरत पड़ती है। ठीक, तो भाई देखो, होता क्या है कि किसी भी रीजन से कभी कभी क्या है, देखो पहली चीज तो हेमेटेनिक्स ये एजेंट होते हैं ऐसे जो ब्लड फॉर्मेशन में मदद करते हैं। हेमेटेनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो इरिथ्रोपोएसिस सिस्टम, इरिथ्रोपोएसिस मतलब ब्लड के फॉर्मेशन में, है ना, या आरबीसी की मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं। तो ऐसे एजेंट जो ब्लड बढ़ाएं शरीर के अंदर, जैसे, और कब बढ़ाएं, अगर किसी को मान लिया एनीमिया हो गई है, या कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई डिजीज हो गई, तो इन सब चीजों से बॉडी के अंदर ब्लड लॉस, किसी भी चीज से ब्लड की कमी हो जाती है, तो वहां पे दिए जाते हैं हेमेटेनिक्स। तो ये क्या काम करते हैं, ये जो ब्लड फॉर्मेशन होता है उसमें ये प्रिकर्सर का काम करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक, हीमोग्लोबिन किसी का कम हो जाए, हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो हेमेटेनिक्स दिया जाता है। कहते हैं ना आयरन, जैसे क्या है, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज को आयरन कैल्शियम चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक और नन्हा सा बालक होता है जिसको भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो वो सब सप्लाई कहां से, मां से होती है। किसी को किसी तरह की कोई बीमारी हो जाए, भयंकर डिजीज हो जाए, जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लड में कमी आ जाए, किसी को खाना नहीं अच्छा लगता, जब खाना मींस डाइटरी सप्लीमेंट अगर नहीं पहुंच रहे हैं सफिशिएंट, तो ब्लड फॉर्मेशन बराबर नहीं होगा और वीकनेस होती जाएगी। इन सब चीजों के लिए फिर आर्टिफिशियल क्या सिरप दिए जाते हैं, और वो सिरप ब्लड फॉर्मेशन वाले कौन से होते हैं, हेमेटेनिक्स के होते हैं। अब ये देखो इनके कैसे कैसे क्या होता है। तो हेमेटेनिक्स आर एजेंट, क्या है, मैंने कहा ना, ऐसे एजेंट होते हैं दैट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर स्टिमुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज। तो चाहे हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाए या आरबीसी कम हो जाए, दोनों को बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली हेमेटेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये डाइटरी सोर्स से भी लिया जा सकते हैं, हरी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, है ना, एग वगैरह का सेवन कीजिए, या फिर आप क्या करो, सीधे सीधे बहुत तरह के वेरियस टाइप के आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे फोलिक एसिड आपका हो गया, क्या है, फोलिक एसिड हो गया, है ना, मींस, या फिर विटामिन B12 हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। ये सारी चीजें क्या करती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं किसमें, अगर किसी को एनीमिया हो जाए, मींस बॉडी में अगर आयरन किसी तरह से अगर कम हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगी। और जब एनीमिया हो जाएगी तो ब्लड के फॉर्मेशन के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, आर्टिफिशियल एजेंट की पड़ेगी, मेडिसिन की पड़ेगी। इसीलिए तो फार्मेसी में हेमेटेनिक्स का रोल है, क्योंकि जहां मेडिसिन वहां फार्मासिस्ट, और जहां फार्मासिस्ट वहां पे आप, बात समझ गए। तो ये वो एजेंट होते हैं, कुल मिला के नट सेल में ये समझो, जो ब्लड सेल में ब्लड सेल्स को और हीमोग्लोबिन काउंट को बढ़ाते हैं, उसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। ठीक, अब
कोई भी आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें आयरन हो, जैसे एग्जांपल जो आपके उसमें है फेरस सल्फेट, मिल गया क्या? आयरन। दूसरा एग्जांपल फेरस फ्यूमरेट, क्या मिल गया? आयरन, है ना। मैंने कहा ना आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर हेमेटनिक्स। नेक्स्ट कंपाउंड कौन हम स्टडी करेंगे? फेरिक अमोनियम सल्फेट, क्या मिल गया? आयरन। नेक्स्ट क्या है हमारा? फेरस एस्कॉर्बेट, क्या मिल गया हमको? आयरन। ठीक, तो कुल मिला के सारे उन एजेंट की स्टडी हमको करनी है जो हेमेटनिक्स हैं। और हेमेटनिक्स क्या है? जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। अब वो चाहे बीमारी से ब्लड लॉस हो जाए, कम खाने से लॉस हो जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी XYZ कोई भी रीजन है, तो अल्टीमेटली ब्लड की सिंथेसिस या ब्लड की फॉर्मेशन या एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाने के लिए हमको हेमेटनिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेरियस टाइप के एजेंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जिसकी 1 बाय 1 हमको स्टडी करनी है। तो एक बात क्लियर हो गई कि हेमेटनिक्स क्या है। सीधी सी चीज है, हिंदी में समझो चाहे अंग्रेजी में, ये एजेंट होते हैं, एजेंट हैं। ये जो काम होना है उसको आसान बना देते हैं। जैसे आप किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, काम ना हो रहा हो, किसी एजेंट को पकड़ लो, तेजी से काम हो जाएगा। वही ये काम करते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है किसी तरह से, खा रहे हो पी रहे हो सब हो रहा है लेकिन फिर भी ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, हेमेटनिक्स दे दो, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, सीधा आयरन की सप्लाई करा देंगे और ब्लड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये काम करते हैं हेमेटनिक्स। अब इसमें जो पहला कंपाउंड है, दैट इज हमको जो स्टडी करनी है वो है क्या? फेरस सल्फेट। कुछ एल्कली के साथ मिलकर ये डबल सॉल्ट भी बनाता है। ठीक, तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे। फिलहाल फेरस सल्फेट के बारे में मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 278.01। अब 01 क्यों हो गया भाई? सीधे सीधे होल नंबर क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था क्या? आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स है ना। तो जब आइसोटोप्स होते हैं तो वहां पे क्या पॉइंट्स में भी वैल्यूज होती हैं, जब वो आप कैलकुलेट करोगे तो 278 आएगा। ठीक, सिनोनियम की बात करें, देखो सिनोनियम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर शॉर्ट नोट ऑन पूछ लिया आयरन विट्रियोल या शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन विट्रियोल, तो आयरन विट्रियोल या ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं? फेरस सल्फेट को। वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपको जो शॉर्ट नोट लिखना है वो हेमेटनिक्स के बारे में और फेरस सल्फेट के बारे में पूछा जा रहा है। इसीलिए सिनोनियम की अपनी एक वैल्यू है। कभी कभी एग्जाम में मेन नाम ना पूछ के उनके सिनोनियम्स पूछ ले जाते हैं और वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। जब ट्रिकी बनाना होता है तो ऐसा कर देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की, फिर बात करेंगे उसके स्टोरेज की, इनकम्पैटिबिलिटी की, यूजेस की, ब्रांड नेम की और प्रिपरेशन की। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखो काफी हद तक कंफ्यूजन होता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में लोग केमिकल प्रॉपर्टी, देखो ध्यान, सिंपल सी चीज, फिजिकल जो फिजिकली देख के, सूंघ के, चख के, है स्मेल करके देखा जा सके, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, अब जैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई जाए तो किस कलर का? भाई व्हाइट कलर का है, कुछ इसका रेड कलर का कैप पे कोटिंग चढ़ी हुई है। ठीक, और क्या है? सिलेंड्रिकल है, इतनी इसकी लंबाई है, टेस्ट चख के देखोगे टेस्टलेस है, कलर व्हाइट कलर का है, स्टेट क्या है? सॉलिड है ना। हो गई। अब घोल के देख लो पानी में, घुलनशील नहीं है। ठीक, इनसॉल्युबल है। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? जला देंगे। पहले जला के देखते हैं, बॉयल करके देखते हैं, किसी केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं, जो आउटपुट मिलता है अगर रिएक्शन होती है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो यही बेसिकली होता है फिजिकल केमिकल। बहुत सारे बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं तो मैंने ये चीज फील की है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक, मैं नहीं कहता सारे के सारे। तो अब देखो इसकी फेरस सल्फेट की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले कलर कैसा है? पेल ब्लूइश क्रिस्टल है, पेल या ब्लूइश क्रिस्टल है, किसी तरह की कोई ऑर्डर नहीं है, मींस गंधहीन है। टेस्ट की बात करें तो सलाइन या एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, मींस जैसे एस्ट्रिंजेंट मतलब
तुरंत कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा, जैसे जबान पे रखोगे, जैसे कभी आप फिटकिरी को चख के देखो, एस्टिंजेंट टेस्ट आता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में, आराम से सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। देखो हेमेटिनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फेरस सल्फेट, मैंने क्या कहा, केमिकल प्रॉपर्टी देखनी सबसे पहले हिट करो। किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी है तो उसको सबसे पहले हिट करके देख लो, फिर एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करा लो, बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करा लो, नहीं कुछ है तो उसकी हाइड्रोलिसिस करा के देख लो। ठीक, तो फेरस सल्फेट को अगर हम हीट कर दें तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4 और 13 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। अगर हीट कर दिए तो सिंपल क्या है, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दूसरा केमिकल रिएक्शन अगर देखें हम, तो फेरस सल्फेट को अगर हम ऑक्सीडाइज करा दें, किससे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, 2KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। फेरस सल्फेट को अगर ऑक्सीडाइज कराया जाए या रिएक्ट कराया जाए, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और फेरस सल्फेट हो जाता है फेरिक सल्फेट। क्या हो जाता है, फेरिक सल्फेट। फिर मैग्नीज सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, ये तो क्या साइड प्रोडक्ट हो गए, लेकिन बेसिकली हमारी रिएक्शन हो रही है, फेरस से फेरिक सल्फेट बन गया, राइट। दूसरा, इट फॉर्म्स द डबल सॉल्ट विद सम एल्कली सल्फेट, कुछ एल्कली सल्फेट के साथ मिलके ये डबल सॉल्ट बना लेता है। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेरस सल्फेट। अब हम स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर। ठीक, एयर टाइट क्लोज कंटेनर। इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो इनकम्पेटिबिलिटी मतलब जिसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, जैसे आप किसी के साथ अगर कंफर्टेबल नहीं हो, इट मींस उसके साथ इनकम्पेटिबल फील कर रहे हो। ठीक, तो इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ है, एल्कलीज के साथ या सॉल्युबल कार्बोनेट या फास्फेट के साथ क्या है, फेरस सल्फेट इनकम्पेटिबल फील करता है, मतलब इसके साथ रखोगे तो रिएक्शन उल्टी पुल्टी हो जाएगी। ठीक, यूज की बात करें तो हेमेटिनिक्स के ऑलरेडी हम बहुत सारे यूज बात कर चुके हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है जो हम बता चुके हैं। आयरन डिफिशियंसी को ट्रीटमेंट में, आयरन डिफिशियंसी बोले तो एनीमिया, एनीमिया के ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है, फेरस सल्फेट या कोई भी हेमेटिनिक्स दे सकते हो। डाई में फैब्रिक, जो फैब्रिक्स होते हैं उनमें डाई का भी काम करता है, ये बड़ा मल्टीपर्पज है ना। फैब्रिक्स मींस कपड़ा या कॉटन, कुछ भी ले लो, उसमें डाई की तरह भी काम करता है। दूसरा, वेटनरी प्रैक्टिस में, वेटनरी प्रैक्टिस मतलब जानवरों का की जो प्रैक्टिस की जाती है वहां पे फेरस सल्फेट यूज किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट, एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक, मींस एज ए एंटीबैक्टीरियल कह सकते हो, मींस क्या है, इंफेक्शन को क्लियर करने में। दूसरा, इट एक्ट एज एस्ट्रिंजेंट एंड यूज्ड इन टैनिंग लेदर, एस्ट्रिंजेंट का भी काम करता है और लेदर में टैनिंग हो जाए तो उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक, यानी लेदर इंडस्ट्री में भी इसका फेरस सल्फेट का इस्तेमाल काफी हद तक होता है, बॉडी के अंदर भी होता है। दूसरा, इंक, जो फोटोग्राफी में इंक मैन्युफैक्चर होती है, इंक लगती है ना फोटोग्राफी में, फोटो वो विजुअल्स डेवलप करने के लिए, तो वो जो इंक की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी फेरस सल्फेट का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर फॉर्मेशन की बात करें तो किस फॉर्म में मिलता है, मींस फॉर्मुलेशन कैसे कैसे, इसके टैबलेट्स भी हैं, कैप्सूल भी हैं, ओरल लिक्विड्स भी हैं। ठीक, ब्रांड नेम की बात करें तो फेफॉल, फेसोविट और ग्लोबैक जेड। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक हेमेटिनिक्स में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया क्या होता है और फेरस सल्फेट के बारे में। अगले वीडियो में फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फेरस एस्कॉर्बेट की बात करेंगे। ओके बच्चों, तब तक आप लोग देखते रहिए, बाय।